साल 1971 भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो यह वही साल था जब पहली बार दुनिया की नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदल देने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई, जब उस वक्त की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो पर एक मैसेज जारी करती है देश की जनता के लिए और कहती है कि भारत के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी गई है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। उसके बाद भारत की वायुसेना हरकत में आती है और कुछ इस तरह से शुरुआत होती है 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। लेकिन क्या वजह था, क्यों हुई थी ये वॉर? क्यों बांग्लादेश आज़ादी चाहता था पाकिस्तान से? और भारत का क्या रोल आता है इस पूरी कहानी में? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, उस समय भारत बहुत छोटे बड़े राजाओं महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी खुद की भाषा और संस्कृति हुआ करती थी, और जो बंगाल थी उस पर करीब 13वीं सदी से ज़्यादातर मुस्लिम राजा ने ही शासन किया। लेकिन कुछ सालों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इस एरिया को टेक ओवर कर लेती है और धीरे धीरे करके इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेती है। और धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने हाथों में ले लेती है। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब हमें देखने को मिलता है पार्टीशन। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन बनाया जाता है और डिमांड किया जाता है एक अलग देश की, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेताओं को डर था कि कहीं हम माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार न हो। कुछ राजनीतिक कारणों के कारण भारत का विभाजन करना पड़ा। हिंदू मेजॉरिटी वाले लोगों के लिए भारत और मुस्लिम मेजॉरिटी वाले लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया। विभाजन करते समय धर्म के नाम पर सीमा बनाने का मतलब था सामाजिक, सांस्कृतिक और लिंग्विस्टिक जैसे चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता। लेकिन भारत में कई ऐसे राज्य थे जिनकी सांस्कृतिक और भाषा बिल्कुल सेम थी। इसके 2 सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं बंगाल और पंजाब। पंजाब का 52% हिस्सा पाकिस्तान को गया और 48% हिस्सा भारत को। ठीक ऐसा ही बंगाल के साथ हुआ। कहा जाता है कि इस पार्टीशन में 2 लाख से 20 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन बंगाल का पार्टीशन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के लोग पार्टीशन चाहते थे और वे चाहते थे कि हम भारत का एक हिस्सा बने। वहीं ईस्ट बंगाल के लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन उनका कहना था यदि पार्टीशन हुआ तो हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद समझते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में। पाकिस्तान की भी शुरुआत भारत के जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी और किसी इंडिविजुअल के पास उतनी पावर रहने के कारण पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही तौर पे चल नहीं सकी। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उनकी मृत्यु सिर्फ 1 साल बाद हो जाती है और नए गवर्नर जनरल बनते हैं निजामुद्दीन, और लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। साल 1953 को पहला सैन्य तख्तापलट देखने को मिलता है और ये मिलिट्री कोप आज तक पाकिस्तान में बरकरार है। पाकिस्तान में फर्स्ट इलेक्शन होती है और इसमें सबसे ज़्यादा सीट एक पार्टी को मिलती है, अवामी लीग को, जो कि एक ईस्ट पाकिस्तान यानी ईस्ट बंगाल की पार्टी थी। लेकिन इस इलेक्शन को खारिज कर दिया जाता है मोहम्मद गुलाम के द्वारा। इसके बाद पाकिस्तान में कई मिलिट्री रूल्स देखे जा रहे थे। जिस पार्टी को वास्तव में सत्ता में रहना चाहिए उसे वो राइट्स नहीं मिल पा रही थी, और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने आप को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेस जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट जैसे चीज़ों का एक्सपोर्ट करती और उन्हीं पैसे को वेस्ट पाकिस्तान में लगाती। जो भी आर्थिक विकास देखने को मिल रही थी वे सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में देखने को मिल रही थी। और इन सब के अलावा जो दिक्कत था वो था लिंग्विस्टिक यानी भाषा। ईस्ट पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी जो बांग्ला भाषा बोलती थी।
वहीं वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, उर्दू, बलूची, पश्तो और अन्य अस्थायी भाषाओं का प्रयोग करती थी। साथ ही में भारत से माइग्रेट करने वाले मुस्लिम्स भी थे जो उर्दू बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान की आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 3% था। बांग्लादेश के इतिहास का अध्ययन करने वाले डच प्रोफेसर विलियम वॉन सिंडल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश में लिखा कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद उत्तर भारत के लोगों का वर्चस्व उभर कर सामने आया। विलियम सिंडल ने भाषा के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच की शुरुआती विवाद इसी वजह से हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में ना के बराबर लोग बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करते थे। इन लोगों का मानना था कि बांग्ला पर हिंदुओं का असर था, और शायद यही थी कि फरवरी 1948 में जब असेंबली के एक बंगाली सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया कि असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला भाषा का भी इस्तेमाल हो, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। अगले ही महीने यानी मार्च 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ढाका का दौरा किया तो उन्होंने भी कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की राजकीय भाषा उर्दू होगी। यदि आपको कोई गुमराह करता है तो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिन्ना के इस भाषण को सुनकर बंगाल के लोग यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में एक आक्रोश उमड़ पड़ा। कुछ सालों के बाद इसके वजह से 21 फरवरी 1952 को शुरुआत हुई बंगाल लैंग्वेज मूवमेंट। स्टूडेंट के एक ग्रुप ने बड़े पैमाने पे सड़कों पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान के सैनिकों ने उन पर ओपन फायरिंग करके कत्लेआम किया। और तब से बांग्लादेश में 21 फरवरी को लैंग्वेज मार्टिस्ट डे मनाया जाता है। आखिरकार 1956 में बंगाल को एक स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। साल 1965 को भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके रिस्पॉन्स में ईस्ट पाकिस्तान के तरफ से 6 पॉइंट डिमांड देखे जाते हैं ताकि वे आर्थिक विकास कर सके, जिसमें लिखा होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक फेडरल स्टेट घोषित किया जाए और जितने भी रिसोर्सेस है ईस्ट पाकिस्तान में वे सारे ईस्ट पाकिस्तान के सरकारों को मिलनी चाहिए। दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की अलग अलग करेंसीज होनी चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान की एक अलग फॉरेन रिजर्व हो और तो और एक अलग मिलिट्री फोर्स। मतलब एक तरफ से ईस्ट पाकिस्तान अपने आप को एक अलग देश की मांग कर रहा था, लेकिन ये सारे डिमांड्स वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। इसी के कारण 19 जून 1968 को उस समय पाकिस्तान में सरकार थी आयूब खान की, जो शेख मुजब्बिर रहमान को अरेस्ट करवा देती है, क्योंकि शेख मुजब्बिर रहमान पे अगरतला षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उन पर आरोप लगाया गया था कि वह भारत सरकार के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार को यह लग रहा था कि अगरतला साजिश की वजह से शेख मुजब्बिर रहमान की साख नुकसान पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान सरकार का यह सोचना गलत था। और इस समय तक शेख मुजब्बिर रहमान ईस्ट पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर नेता बन चुके थे और बंगाली लोगों के लिए वे आवाज़ थे। जितने भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन, असमानता का सामना करना पड़ रहा था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, उन्हें बस अवामी लीग और शेख मुजब्बिर रहमान में ही एक उम्मीद दिख रही थी। उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी भारी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान की सरकार इस परिस्थिति को देखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजब्बिर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं। जब पाकिस्तान के नए तानाशाह जनरल याह्या खान की सरकार में 1970 के चुनाव हुए तो उनकी पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटों पर जीत हासिल की और स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल किया, लेकिन सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। पीपीपी के जो उस वक्त के नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और आर्मी ऑफिसर जनरल याह्या खान के साथ एक मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं, और याह्या खान ठीक ऐसा ही करते हैं। मार्च 1971 को कैंसिलेशन का अनाउंसमेंट करते हैं, जिस कारण ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। लोग रोड पे उतर जाते हैं और नारे लगाते हैं, हमें आज़ादी चाहिए।
इसके बाद अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आंदोलन करती है और कहती है कि पाकिस्तान सरकार की एक नहीं सुननी। शेख मुजीबुर रहमान एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं और कहते हैं आवर स्ट्रगल इज आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज आवर इंडिपेंडेंस। उस समय तक बांग्लादेश ने अपनी खुद की एक सेना तैयार कर चुकी थी जिसे नाम दिया गया था मुक्ति वाहिनी। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप जैसे घिनौने घटने को अंजाम दिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में माइग्रेशन देखे गए थे। अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। भारत में रिफ्यूजी संकट बढ़ने लगा। बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ रिफ्यूजीज ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली और भारत की सरकार उस समय परेशान थी क्योंकि इतने सारे रिफ्यूजीज को रखना संभव नहीं था और इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता गया। और जैसा कि हमें पता है कि उस समय तक बांग्लादेश ने अपनी खुद की एक सेना बना रखी थी जिसे नाम दिया गया था मुक्ति वाहिनी। और मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से ईस्ट बंगाल के लोगों की मदद करने की घोषणा की। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़कों को ट्रेनिंग देना भी शामिल था। वहीं दूसरी ओर वेस्ट पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। वहीं भारतीय सैनिकों ने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के अमृतसर, आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सेना खुद को सरेंडर कर देते हैं और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था और यह युद्ध भारत जीत जाता है। और इस युद्ध के समाप्त होने के साथ एक नए देश का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है बांग्लादेश, यानी लैंड्स ऑफ बंगालीस, यानी कि बंगालियों का देश। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।